मौजूदा समय में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में कई पश्चिमी देशों के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला ना कर दे। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर सभी देश परमाणु हमले से इतना डरते क्यों हैं? परमाणु बम में आखिर ऐसा क्या होता है जिससे वह इतना विनाशकारी साबित होता है? क्योंकि परमाणु बमों में पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत होती है। इसीलिए आज दुनिया के ताकतवर देश इस बात की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी किसी गैर जिम्मेदार देश के पास अब न जाए। और जितने देशों के पास अभी परमाणु टेक्नोलॉजी है वो भी इंसानियत के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कभी परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल गलत उद्देश्य के लिए ना करें। क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि परमाणु हमले के बाद उसमें से जो रेडिएशन निकलता है वो कितना खतरनाक होता है, इस रेडिएशन के परिणाम कितने दूरगामी हो सकते हैं, इस रेडिएशन के कारण कौन सी बीमारियां फैल सकती है और इस रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर रेडिएशन क्या होता है और वो कैसे फैलता है। उसके बाद हम इससे होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो मानव जाति के इतिहास में जापान ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने कई बार न्यूक्लियर एक्टिविटी के दुष्परिणामों को झेला है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बम से जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन इसके बाद भी कई बार उसके न्यूक्लियर प्लांट सुनामी और भूकंप के चलते तबाह हो चुके हैं, जिससे भी जापान में भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल वातावरण में आ गए थे। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए एक सबसे अच्छा अवसर था क्योंकि वहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल का इंसानों के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की प्रॉपर स्टडी कर सके। और इस स्टडी में यह पाया गया कि न्यूक्लियर रिएक्टर की खराबी से दो प्रमुख रेडियो एक्टिव मटेरियल वातावरण में आ जाते हैं, जिनमें से एक रेडियो एक्टिव आयोडीन है और दूसरा है सीजियम। जैसे ही रेडियो एक्टिव मटेरियल का वातावरण में विघटन होता है या यहाँ टूट जाते हैं तो इस प्रक्रिया से एक एनर्जी वातावरण में रिलीज हो जाती है और यही एनर्जी इंसानों के साथ साथ धरती के बाकी जीवों को भी नुकसान पहुंचाती है। यह एनर्जी या तो इंसान की कोशिकाओं को पूरी तरह मारकर निष्क्रिय कर देती है या फिर यह हमारे शरीर के डीएनए में म्यूटेशन कर देती है। डीएनए में हुए बदलाव को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो जब किसी का डीएनए बदलता है तो नई कोशिकाएं जन्म लेने लगती है, जिससे कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए यदि म्यूटेशन का इलाज तुरंत नहीं कराया गया तो रेडिएशन के कारण कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड में चिपक जाता है, जो थायराइड कैंसर होने की संभावना बढ़ा देता है। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन कम समय के लिए ही वातावरण में मौजूद रहता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल उत्पन्न करने वाले किसी घटना के बाद सिर्फ 2 महीने तक ही यह वातावरण पर रहता है। तो यदि 2 महीने कोई उस जगह के आसपास ना जाए तो इसके बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। लेकिन दूसरा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है सीजियम, वो वातावरण में करीब 100 सालों तक भी रह सकता है। लेकिन यह रेडियो एक्टिव आयोडीन की तरह हमारे शरीर के किसी एक हिस्से पर कंसंट्रेट नहीं होता। यानी यदि हम इसके संपर्क में आ भी जाते हैं और यह हमारे शरीर के अंदर चला भी जाता है तो भी यह शरीर के सभी अंगों में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे किसी एक अंग को नुकसान नहीं पहुंचता है। अब ये सब जानने के बाद हो सकता है कि आपको लगने लगा हो कि रेडिएशन वाकई में इतना खतरनाक नहीं होता जितना हम मानते हैं। यदि 2 महीने हम उस जगह पर नहीं जाते तो हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो यह कुछ हद तक ही सही है क्योंकि रेडिएशन काफ़ी तेज़ी से फैलता है और यदि आप बहुत ज़्यादा रेडिएशन के संपर्क में कुछ मिनट या कुछ घंटे भर भी रहते हैं तो वहाँ भी आपके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। रेडिएशन से संबंधित दुर्घटनाएं अचानक ही होती है, जिससे किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। यानी अगर परमाणु हमला हुआ या कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है और उसके बाद जो रेडिएशन निकलता है उसमें से उस रेडिएशन से हमारे शरीर कितना प्रभावित होगा, यह इस बात पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं कितना ज़्यादा रेडिएशन अवशोषित करती है। हमारे शरीर की 1 ग्राम कोशिकाएं जितना रेडिएशन अवशोषित करती है उसे रेड्स में मापा जाता है। इसे मापने की दूसरी यूनिट रैम है। तो यदि हमारे शरीर में 5 से 20 रैम तक रेडिएशन चला जाता है तो गुणसूत्र को नुकसान होने का खतरा रहता है। और अगर 20 से 100 रैम के बीच यदि रेडिएशन है
तो हमारे खून में श्वेत रक्त कणिकाएं कम होने लगती है और 100 से 200 रैम के अवशेषित होने पर उल्टी, डायरिया, थकान और इन्फेक्शन के प्रति कम प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है और 200 से 300 रैम रेडिएशन होने पर सीरियस रेडिएशन सिकनेस हो जाती है और यदि ये रेडिएशन 400 रैम तक पहुंच जाए तो मज्जा और आंत को क्षति पहुंचने लगती है और यदि यह रेडिएशन 400 रैम के ऊपर पहुंच चुका है तो फिर इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है कि व्यक्ति की तुरंत ही मौत हो जाए। और अगर रेडिएशन 1000 से 5000 रैम तक पहुंच जाता है तो इससे हमारे हृदय की रक्त वाहिका को क्षति पहुंचती है, जिससे तुरंत हार्ट अटैक आ सकता है। तो अब बात करते हैं कि रेडिएशन रैम की कितनी मात्रा से कौन सी बीमारी हो सकती है, जिसमें पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रेडिएशन से हमारा दिमाग भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन यह तब होगा जब रेडिएशन की मात्रा 5000 रैम के आसपास पहुंच जाए। ऐसा होने पर हमारे मस्तिष्क में रक्त पहुंचाने वाली कोशिकाएं बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, जिससे 24 से 48 घंटे के अंदर ब्रेन स्ट्रोक से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दूसरी, रेडिएशन सिकनेस। यदि कोई हाई लेवल रेडिएशन के संपर्क में मात्र कुछ मिनट भी रहता है तो उसका जी मसलाना और उल्टी जैसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होने लगते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो रेडिएशन सिकनेस की है। इसे एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम या रेडिएशन पॉइजनिंग भी कहते हैं। तो जब हमारे शरीर में बहुत ही कम समय में 75 रेड्स तक रेडिएशन चला जाता है तब ऐसी स्थिति बन जाती है। यह लगभग उतना ही रेडिएशन है जितना 18,000 चेस्ट के एक्सरे कराने पर हमारे शरीर में आएगा। हालांकि एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम का रिस्क बहुत कम रहता है और यह तभी होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में हो जहां आसपास न्यूक्लियर बम का धमाका हुआ हो या कोई न्यूक्लियर रिएक्टर टूट गया हो जहां से बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ निकल रहे हो। उसके बाद तीसरा है कैंसर का खतरा। यदि कोई इंसान लो लेवल रेडिएशन के संपर्क में आया तो उसे तुरंत कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसे कैंसर होने का खतरा आम लोगों के मुकाबले बढ़ जाएगा। कुछ साल पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो न्यूक्लियर बम के अटैक से बच गए थे और न्यूक्लियर इंडस्ट्री का वर्कर थे। इस रिसर्च से यह पता चला कि इंसान का रेडिएशन से जितना ज़्यादा संपर्क बढ़ता है, कैंसर होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और यह संभावना रेडिएशन के डोज के प्रोपोर्शनल होता है। यानी यदि रेडिएशन ज़्यादा है तो कैंसर होने की संभावना भी ज़्यादा है। वहीं यदि रेडिएशन का डोज कम हो जाता है तो कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है। उसके बाद थायराइड का खतरा। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वह रेडियो एक्टिव आयोडीन के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है और रेडियो एक्टिव आयोडीन का यह गुण है कि वह जिस भी अंग में जाता है वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, जिससे हमारा वो अंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब चूंकि थायराइड ग्लैंड पहले से ही रेडियो एक्टिव आयोडीन के प्रति संवेदनशील है, ऐसे में यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ थायराइड ग्लैंड में चिपक जाए तो या तो वह पूरी तरह थायराइड ग्लैंड को ही नष्ट कर देगा या आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा देगा। इसी कारण ऐसी स्थिति में पोटेशियम आयोडाइड लेने की सलाह भी दी जाती है। उसके बाद प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। अगर कोई महिला 100 से 200 रेड्स रेडिएशन के संपर्क में आती है तो उसका मासिक चक्र करीब 3 साल तक बिगड़ा रहता है और यदि यही रेडिएशन के सिंगल डोज 400 रेड्स तक पहुंच जाती है तो वह स्त्री बांझपन का शिकार हो जाती है। वहीं यदि कोई पुरुष मात्र 10 रेड के रेडिएशन के संपर्क में आ जाता है तो उसके शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता 1 साल तक घट जाती है। पर यदि यही रेडिएशन बढ़कर 250 रेड्स तक हो जाता है तो यह 2 से 3 साल तक लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम से गुजरता है और यही रेडिएशन यदि 400 रेड्स तक पहुंच जाए तो पुरुष के प्रजनन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे वह कभी पिता नहीं बन पाएगा। उसके बाद जेनेटिक डैमेज। म्यूटेशन से कैंसर का जो खतरा है वह तो है ही, इसके अलावा एक और खतरा होता है, वह है डीएनए बदल जाने का खतरा। यानी जब कोई स्त्री बहुत कम मात्रा के रेडिएशन के संपर्क में होती है तो ऐसी स्थिति में वह जिंदा तो रहती है लेकिन उसका डीएनए बदल जाता है और इसका असर आगे आने वाले कई पीढ़ियों तक दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिरोशिमा और नागासाकी है, जहां पर ऐसी महिलाएं जो उस परमाणु बम के प्रभाव में तो आई थी लेकिन वह जीवित बच गई। उन्होंने जब संतान को जन्म दिया तो उन बच्चों में कुछ ना कुछ विकृति पाई गई जो डीएनए म्यूटेशन के कारण हुआ था, जिसे आज भी जापान भुगत रहा है।
उसके बाद छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो रेडिएशन से सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे और माँ के गर्भ में पल रहा भ्रूण होता है, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में उनका शरीर विकास के क्रम में होता है और विकास के क्रम में नई नई कोशिकाओं का भी जन्म होता है। ऐसे में रेडिएशन का संपर्क जब शरीर से होता है तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि डीएनए में परिवर्तन हो जाए और उनकी कोशिकाएं गलत तरीके से विकसित होकर कैंसर का रूप ले लें। वहीं एक वयस्क और बुजुर्ग की कोशिकाओं का विकास एक उम्र के बाद बहुत धीमा हो जाता है, जिससे वह रेडिएशन के अधिक डोज से इतना प्रभावित नहीं होता जितना छोटे बच्चे होते हैं। तो न्यूक्लियर रेडिएशन का तत्काल और दूरगामी दोनों तरह के परिणाम होते हैं, इसलिए हर देश न्यूक्लियर बम से डरता है। फिर भी कुछ लोग हैं जो तीसरे विश्व युद्ध को लेकर बहुत उत्साहित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी परमाणु बम का विस्फोट देखा नहीं है और फिलहाल दुनिया का माहौल भी कुछ ज़्यादा ही खराब बना हुआ है। बस उम्मीद करो कि परमाणु हमला कभी ना हो। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि परमाणु बम का रेडिएशन कितना खतरनाक होता है। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।